नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जनसंख्या एवं नगरीकरण के पिछले वर्षों के आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्री और मेंस परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। ये आगामी होने वाले 20 सितंबर को आरओ परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनांकिकीय संक्रमण। जनांकिकीय संक्रमण यह दीर्घकाल में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करने वाली एक प्रणाली या सिद्धांत कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत जन्म दर एवं मृत्यु दर के माध्यम से जनसंख्या में परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। जनांकिकीय संक्रमण के 4 चरण होते हैं। पहला चरण होता है आपका, प्रथम चरण में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या स्थिर बनी रहती है, और दूसरे चरण में जन्म दर उच्च बना रहता है जबकि मृत्यु दर में गिरावट के कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। और तृतीय चरण में आपका जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में गिरावट आती है और जनसंख्या स्थिरता की ओर बढ़ती है। और चौथे चरण में जनसंख्या स्थिर होती है तथा जनसंख्या की औसत आयु वह ज़्यादा होती है। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो जनांकिकीय संक्रमण कहते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। कारण आर है कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। तो नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, और कि आर गलत है, यानी कि डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। देखते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कथन ए कि भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। भारत की जनगणना का शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, जबकि नियमित जनगणना यानी कि 10 वर्ष पर वह 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ। 1881 से भारत में नियमित जनगणना शुरू हुआ। तो पहला कथन आपका सही है। कारण आर 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है, तो ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए आदर्श वाक्य आवर सेंसस आवर फ्यूचर यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य का उपयोग किया गया था। और वर्ष 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। यदि क्रम पूछा जाएगा तो यह देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई एवं दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। यदि अनुसूचित जाति का पूछा जाएगा, SC का जनसंख्या किस राज्य में सर्वाधिक है, तो वह है आपका उत्तर प्रदेश में। और अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक कहाँ है, तो वह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका, भारत में जनांकिकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921। भारत में जनांकिकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष रहा 1921 रहा। ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य नागालैंड की 10 की जनसंख्या यानी कि 2001 से 2011 की वृद्धि दर वह ऋणात्मक रही। कितना, तो माइनस रहा 0.6%। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड का। झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो 949 है। कितना है? 949 है। और राष्ट्रीय लिंगानुपात, राष्ट्रीय औसत यानी कि भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 जो है भारत का लिंगानुपात है, जो कि राष्ट्रीय औसत से जो है अधिक है। झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो 949 है। और जो है महाराष्ट्र का लिंगानुपात कितना है? तो 929 है। महाराष्ट्र का 929 है लिंगानुपात। उसके बाद मध्य प्रदेश का कितना है? तो 931 है। मध्य प्रदेश का 931। और गुजरात का कितना है? तो 919 है। तो सर्वाधिक जो है पूछा गया आपसे राष्ट्रीय औसत से ऊपर, तो झारखंड का है कितना? तो 949। और भारत का कितना है? तो 943 है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 है, जो कि सर्वाधिक है। यदि पूछा जाएगा सर्वाधिक जनघनत्व जो है किस राज्य का है, तो वह बिहार का है। कितना? तो 1106। और पश्चिम बंगाल का जो है जनघनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 1028। 2001 में जो है सर्वाधिक जनघनत्व पश्चिम बंगाल में था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व कितना? तो 1106 है। और पश्चिम बंगाल का जनघनत्व कितना है? तो 1028। उसके बाद जो है केरल का जनघनत्व है वो है आपका, केरल का 860 है जनघनत्व। केरल का 860 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का आपको याद रखना है कितना है जनघनत्व? 829। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो 829 है। और पंजाब का जनघनत्व जो है आपको, पंजाब का जनघनत्व है 551 व्यक्ति। उसके बाद तमिलनाडु का है 555। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यह 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया आपसे। तो 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश था। 2001 में कितना था जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का? तो 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का भी जनघनत्व जो है सबसे कम है। कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि जो है आपका सिक्किम का जनघनत्व है आपका 52। सिक्किम का कितना है? तो 86 है। सिक्किम का 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद जो है आपका हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का कितना है? तो 123 है। हिमाचल प्रदेश का कितना है? तो 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम है आपका अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो है केंद्र शासित प्रदेश वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। कितना है जनघनत्व? तो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जो है आपका दमन और दीव, दमन दीव का कितना है? तो 2191 है। दमन दीव का कितना है? तो 2191 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपका लक्षद्वीप का कितना है? तो 2149। लक्षद्वीप का है 2149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दादर नागर हवेली का कितना है? तो 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दादर नागर हवेली का है। तो सबसे कम पूछा है न्यूनतम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा दादर नागर हवेली और जो है दमन दीव को जो है विलय करके एक कर दिया गया है। दोनों जो है अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी एक 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17.64%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर वह 17.7% जो कि रही। ग्रामीण कितना रहा? तो 12.3%। और नगरीय कितना रहा? तो 31.8%। और अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है कितना था? तो 17.64 था। जबकि अंतिम आंकड़ा यदि पूछा जाएगा आपसे तो 17.7। तो ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, या तो 17.7 रहेगा या 17.64 रहेगा। तो दोनों में से आप कोई भी जो है टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादर और नागर हवेली की जो है साक्षरता दर न्यूनतम है, कितना है तो 76.2%। 76.2% दादर एवं नागर हवेली की साक्षरता दर है, जबकि चंडीगढ़ का साक्षरता दर कितना है तो 86% है। कितना? 86% चंडीगढ़ का साक्षरता है। दमन और दीव का साक्षरता दर है 87.1%। 87.1% जो है दमन और दीव का साक्षरता दर है। और लक्षद्वीप का साक्षरता दर जो है, लक्षद्वीप का साक्षरता दर है 91.8%। 91.8%। तो न्यूनतम आपसे पूछा गया है तो हो जाएगा दादर और नागर हवेली का, और अधिकतम जो है किसका है तो लक्षद्वीप का है, 91.8% साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर में जो है सर्वाधिक साक्षरता था, जहाँ की साक्षरता कितना है तो 79.2%। और पंजाब का साक्षरता दर कितना है तो 75.8% पंजाब का साक्षरता दर है। और असम का साक्षरता दर कितना है तो 72.2%। 72.2% असम का साक्षरता दर है। और मध्य प्रदेश का साक्षरता कितना है तो 69.3% मध्य प्रदेश का साक्षरता दर है। जबकि जो है सर्वाधिक साक्षरता आपका राज्यों में केरल में है। सर्वाधिक साक्षरता राज्यों में केरल में है, कितना तो 94% जो है साक्षरता है केरल का। तो यदि पूछा जाएगा आपका सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, केरल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है मिजोरम, आपका दूसरे नंबर पर है क्या तो मिजोरम है दूसरे नंबर पर, 91.3% जो है मिजोरम का साक्षरता दर है। उसके बाद आपका गोवा है, त्रिपुरा है, फिर जो है आपका हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ जो है आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी, तो ऑप्शन में जो दिया गया है मणिपुर में सर्वाधिक साक्षरता है, ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वह राजस्थान की है, 52.1%। कितना? 52.1% जो है राजस्थान की साक्षरता, महिला साक्षरता है, जो कि सबसे कम है। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा से कम। 2001 में उड़ीसा की साक्षरता दर कितना था तो 63.61%। 63.61% था। जबकि उत्तर प्रदेश का साक्षरता था 57.36%। 57.36%। और राजस्थान का जो है साक्षरता कितना था तो राजस्थान का 61.03% था। और बिहार की साक्षरता दर जो 2001 में कितना था तो 47.53% था। 47.53% था। तो यहाँ जो है आपका उड़ीसा से कम था उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर, ये जो है आपका सही है। और 2011 की जनगणना के अनुसार आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर कितना है तो 67.7%। कितना है उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर तो 67.7% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही, कितना तो -0.6%। -0.6% जो है नागालैंड की वृद्धि रही। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दमन और दीव का। दमन और दीव का लिंग अनुपात कितना है तो 618 है। कितना है 618 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। और दादर और नागर हवेली का लिंग अनुपात कितना है तो 774 है। उसके बाद जो है आपका लक्षद्वीप का कितना है तो 947 है। लक्षद्वीप का लिंगानुपात कितना है तो 947 है। और चंडीगढ़ का लिंगानुपात कितना है तो 818 है। तो आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है, यानी कि कम है? तो यहाँ जो है आपका दमन और दीव का सबसे कम है, 618 ही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1951 में। 1951 में भारत का लिंगानुपात जो था वह 946 था। 1921 में भारत का लिंगानुपात था 955। कितना था? तो 955 था। 1941 में था कितना? तो 945 भारत का लिंगानुपात था। और 1951 में आपको पता है 946 था। और 1971 में भारत का लिंगानुपात कितना है? 930। 1971 में भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 930 था। और 2011 में आपको याद जो रखना है, 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह लक्षित वर्ष रखा गया है कब तक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2070 तक। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता लाने के लक्ष्य को अब 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 2070 तक कर दिया गया है। यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। 2001 की जनगणना के अनुसार केरल में बाल मृत्यु दर 16 प्रति हजार था, जबकि गोवा, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में बाल मृत्यु दर कितना था? तो गोवा में था 2001 में 36 बाल मृत्यु दर। उसके बाद जो है महाराष्ट्र में कितना था? तो महाराष्ट्र में था 49, कितना था? 49। और तमिलनाडु में कितना था? तो 53 प्रति हजार था ये। तो यहाँ पूछा गया आपसे 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम थी? तो केरल में। केरल में जो है सबसे कम है। और वर्तमान में जो है सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य यदि पूछा जाएगा तो वह होगा आपका मध्य प्रदेश। वर्तमान में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य यदि पूछा जाए तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। 48 जो है प्रति हजार है, सर्वाधिक है जो कि। और सबसे कम यदि पूछा जाए तो नागालैंड का हो जाएगा आपका सबसे कम मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर जो है नागालैंड का है, कितना है? तो 4 प्रति हजार। नेक्स्ट है आपका, अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। अस्थायी जनसंख्या संरचना की स्थिति में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित तथा निजी दर पर बनी रहती है, अर्थात दोनों में ही परिवर्तन समान दर पर होता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि की दर वह स्थिर बनी रहती है। तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में जनसंख्या घनत्व। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में जनसंख्या घनत्व वह निरंतर बढ़ा है। और वर्ष 1901 की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो था वह था 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना था? 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान में देखा जाए 2011 जनगणना के अनुसार तो जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं भारत में जो है जनसंख्या घनत्व वह निरंतर क्या है? बढ़ा है। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार का। इसके पहले भी हम बताए हैं जो है बिहार का जनघनत्व कितना है? तो 1106 है। कितना? 1106 है 2011 की जनगणना के अनुसार। और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल का जनघनत्व 1028 है। पश्चिम बंगाल का जनघनत्व कितना है? 1028। केरल का जनघनत्व है आपका 860। और उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो 829। ये क्रम भी जो है कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति। उसके बाद है आपका पश्चिम बंगाल का 1028, फिर जो है आपका केरल का होगा, फिर जो है आपका उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का आपको याद रखना है 829। नेक्स्ट है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में। वर्तमान में भारत में जो है केरल एकमात्र राज्य है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। जनगणना 2001 के अनुसार केरल में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है 1059 था। कितना था?
2001 की बात हो रहा है, कितना था, 1059 था। जबकि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार केरल में लिंगानुपात कितना हो गया, तो 1084। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात कितना है, तो 1084 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, जो कि सर्वाधिक है आपका। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जबकि केंद्र शासित प्रदेश में, याद रखिएगा, यदि केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाएगा कि कहाँ का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है, तो पुदुचेरी का है। पुदुचेरी का जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है, वहाँ का लिंगानुपात है 1037, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जाएगा तो पुदुचेरी का, और राज्यों में पूछा जाएगा तो केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, उत्तर प्रदेश। जनगणना 2001 के अनुसार यहाँ पूछा गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। और 2011 की जनगणना के अनुसार भी जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या उत्तर प्रदेश में है। और यदि अनुसूचित जनजाति पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ सर्वाधिक पाई जाती है, तो वह मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी की सर्वाधिक संख्या वह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका, यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रवर्जन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनसंख्या की स्थिरता। जनसंख्या स्थिरीकरण वह स्तर है जहां जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और विश्व की जनसंख्या को उस समय स्थिर कहा जाता है जब जन्म और मृत्यु दर समान हो जाता है। और कुछ विशिष्ट देशों के मामलों में देश में आने वाले और देश से जाने वाले लोगों की भी जनसंख्या में गणना की जाती है। ऐसी दशा में उस देश में जनसंख्या का स्तर उस समय स्थिर कहा जाएगा जब देश में जन्मे बच्चों तथा बाहर से आने वाले बच्चों की संख्या देश में मरने वालों तथा देश से बाहर जाने वालों की संख्या के बराबर हो जाएगी। तो डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा कि आपका यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रवर्जन यानी कि माइग्रेशन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे क्या कहा जाएगा, तो जनसंख्या की स्थिरता कहा जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है नागालैंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम, चौथा है त्रिपुरा। तो चलिए जो है देखते हैं नागालैंड का साक्षरता कितना है, तो 79.6%, 79.6% नागालैंड की साक्षरता है। और हिमाचल प्रदेश का साक्षरता कितना है, तो 82.8%, 82.8%। उसके बाद त्रिपुरा का साक्षरता कितना है, तो 87.2%, 87.2% त्रिपुरा का साक्षरता है। और सिक्किम का साक्षरता जो है 81.4%, 81.4% सिक्किम का साक्षरता है। तो यहाँ जो है आपको क्रम से लगाना है, क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका त्रिपुरा हो जाएगा 87.2% पहले होगा, फिर जो है आपका हिमाचल प्रदेश होगा 82.8%, यानी कि 4-2, फिर जो हो जाएगा आपका सिक्किम 81.4, फिर जो है हो जाएगा आपका चौथे पे नागालैंड होगा, तो 4-2-3-1, 4-2-3-1 जिस विकल्प में होगा वैसे ही हो जाएगा। याद रखिएगा ये अंतिम आंकड़ा और अंतिम आंकड़ा दोनों ही जो है आपका दोनों ही एक समान है, तो यहाँ 4-2-3-1 यानी आपका विकल्प सी जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम अंतर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ, मेघालय में। तो आपसे पूछा गया कि भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष साक्षर शिक्षा में जो है निम्नतम अंतर है, तो मेघालय है। जनगणना 2011 के अनुसार बी ऑप्शन जो है सही हो गए। तो अगला प्रश्न आपका, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड का जो है 10 की वृद्धि यानी कि 2001 से 2011 के दौरान कितना रहा है, तो -0.6% रहा है नागालैंड का 10 की वृद्धि। तो ये ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। और गोवा का जो है 10 की वृद्धि कितना रहा है, तो 8.2% रहा है, 8.2%। और केरल का 10 की वृद्धि दर जो है वह आपका 4.9% रहा है। तो यहाँ आपका जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में सर्वाधिक थी। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम में। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी और जनगणना 2011 के अनुसार जो है महिला साक्षरता देखा जाए तो तमिलनाडु का है 80.1%। कितना है? तो 80.1% तमिलनाडु का महिला साक्षरता है और महाराष्ट्र का जो है 82.3% है। चंडीगढ़ का आपका 86% है। चंडीगढ़ का कितना है? 86%। और मिजोरम का जो है 91.3% है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भी जो है आपका सर्वाधिक है मिजोरम का, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पूछा गया है महिला साक्षरता दर, यानी कि 2001 में सर्वाधिक थी कहाँ? तो मिजोरम में 2001 में भी थी और 2011 में जो है महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी। यहाँ जो है याद रखिएगा कि महिला और पुरुष दोनों में जो है केरल की साक्षरता जो है सर्वाधिक है। चूँकि ऑप्शन में केरल नहीं है तो यहाँ जो है मिजोरम यहाँ सही होगा। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3894। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनगणना नगरों की कुल संख्या जो है वह 3892 है। कितना है? 3892। 3894 अंतिम आंकड़ों के अनुसार था, तो यहाँ जो है आपका या तो 3892 दिया रहेगा या 3894, दोनों में से जो है कोई एक सही, लेकिन अंतिम आंकड़ा जो है आपका 3892 ही लगभग सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान है कितना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 575 मिलियन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1210.9 मिलियन है, जिसमें से लगभग 377.1 मिलियन यानी कि 31.1% जनसंख्या वह नगरों में निवास करती है। और वर्तमान में भारत के 10 लाखी नगरों की जनसंख्या कितना है? तो 53 है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि वर्तमान में भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या जो है कितना है? तो 53 है। जबकि वर्ष 2001 की जनगणना में 10 लाखी नगरों की संख्या कितना थी? तो 35 थी। 2001 में 35 थी और 2011 में कितना हो गया? 53 हो गया है। यदि वर्तमान वृद्धि दर को देखा जाए तो भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक 575 मिलियन पहुंचने का अनुमान है, तो ये विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, 42.61%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या लगभग 377 मिलियन है। नगरीय जनसंख्या कुल कितना है? तो 377 मिलियन, जिसमें लगभग 160 मिलियन जनसंख्या 53 महानगरीय परिक्षेत्र में निवास करती है, जो कि कुल नगरीय जनसंख्या का 42.61% है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत शहरी आबादी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा यहाँ, 27%। यहाँ जो है आपसे ये 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ दिया गया है आपका। जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 27.8% था और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल नगरीय जनसंख्या वह 377 मिलियन है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 31.1% है। तो यहाँ जो है यदि आपसे अब पूछा जाएगा जो प्रश्न कि भारत की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत शहरी आबादी है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा 31.1%। तो ये जो है आपका सही होगा, क्योंकि ये आपका 2003 में पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, 27%। लेकिन अब जो पूछा जाएगा तो आप 31.1% सही कीजिएगा। नेक्स्ट आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशतता थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31.16%। तो यहाँ जो है आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.16% है। तो ये आपका ROARO 2017 में जो है पूछा गया है, तो ये लेटेस्ट 2011 का आंकड़ा है ये आपका, तो बी सही होगा, 31.16%।
नेक्स्ट है आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का मिजोरम राज्य साक्षरता दर में 91.3% है मिजोरम का साक्षरता दर। और नगरीकरण जो है कितना है? तो 52.1% मिजोरम का जो है नगरीकरण है। भारत में द्वितीय स्थान पर है यह। और भारतीय राज्यों में साक्षरता दर में पहले स्थान पर जो है आपको पता होगा केरल है। केरल की साक्षरता दर कितना है? तो 94% है। केरल का साक्षरता कितना है? 94%। और नगरीकरण जो है केरल का नगरीकरण में जो है पहले स्थान पर जो है वह आपका गोवा है। नगरीकरण यदि पूछा जाएगा कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है तो वह आपका गोवा है 62.2% के साथ। तो यहाँ आपसे पूछा गया वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है? तो साक्षरता दर में मिजोरम दूसरे स्थान पर है 91.3% के साथ। और नगरीकरण में भी दूसरे स्थान पर है 52% के साथ। और साक्षरता दर में सबसे अधिक केरल है और नगरीकरण में सबसे अधिक जो है गोवा है 62.2% के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीनी मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक 10 वर्षीय कार्यक्रम था। ये जो है आपका गलत है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन दिसंबर 2005 में वह शुरू किया गया था। पहला आपका सही है। यह एक 7 वर्षीय कार्यक्रम था। कितना वर्षीय कार्यक्रम था? तो यह एक 7 वर्षीय कार्यक्रम था। तो यहाँ आपका 10 वर्षीय कार्यक्रम दिया गया है, इसलिए जो है आपका गलत हो जाएगा। सी जो है यह भारतीय शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए था, ये सही है आपका। और डी है यह समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए था, तो ये भी जो है आपका सही है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो है आपका। तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? तो वह हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का जो है नगरीय साक्षरता कितना है? तो 10% है। कितना है? 10%। और सिक्किम का नगरीय नगरीय प्रतिशतता कितना है? तो सिक्किम का है आपका 25.2%। और त्रिपुरा का कितना है? तो 26.2% त्रिपुरा का नगरीय है जनसंख्या। और अरुणाचल प्रदेश का नगरीय जनसंख्या कितना है? तो 22.9% अरुणाचल प्रदेश का नगरीय जनसंख्या है। तो सबसे कम किसका है? तो हिमाचल प्रदेश का। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाखी प्लस नगरीय समूह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। उड़ीसा में जो है एक भी 10 लाखी नगर नहीं है। हरियाणा में जो है एक है आपका, जो कि फरीदाबाद है। हरियाणा में एक जो है 10 लाखी नगर है, वह है आपका फरीदाबाद। जम्मू कश्मीर में भी जो है एक है, कौन सा? श्रीनगर। श्रीनगर जो है एक 10 लाखी नगर है। उसके बाद आपका झारखंड में भी आपके 3 जो है शहर हैं, वह है आपका जमशेदपुर एक है। उसके बाद धनबाद है और रांची है। तो झारखंड में 3 जो है 10 लाखी प्लस नगर हैं, जमशेदपुर, धनबाद और रांची। जम्मू कश्मीर में एक है श्रीनगर। हरियाणा में भी एक ही है, फरीदाबाद। उड़ीसा में एक भी 10 लाखी प्लस नगर नहीं है। तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को 2011 जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा राज्यों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। केरल दिया गया है, मिजोरम, गोवा और तमिलनाडु। तो चलिए जो है देखते हैं केरल का नगरीकरण कितना है। तो केरल का नगरीकरण है 47.7%। मिजोरम का नगरीकरण कितना है? 52.1% मिजोरम का नगरीकरण है। गोवा का जो है सर्वाधिक नगरीकरण है, आपको पता होगा, पहले स्थान पर है 62.2% के साथ। तमिलनाडु का नगरीकरण जो है 48.4%। तो यहाँ जो है आपको क्रम से व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम से। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका गोवा, यानी कि तीसरा जो है सबसे पहले हो जाएगा। फिर गोवा के बाद जो है आपका हो जाएगा मिजोरम, फिर 3 के बाद 2 हो जाएगा। फिर जो है मिजोरम के बाद जो है आपका हो जाएगा
तमिलनाडु हो जाएगा 48.4 है, तो 3, 2, 4 फिर जो है आपका 1 हो जाएगा केरल। 3, 2, 4, 1 जिस विकल्प में होगा वैसे होगा, ये ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो सर्वाधिक नगरीकरण आपको याद रखना है गोवा में है 62.2%। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो सबसे अधिक जो है नगरीकरण कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, तो तीसरा हो जाएगा। फिर जो है नगरीय जनसंख्या उसके बाद जो है सर्वाधिक कहाँ है, तो उसके बाद आपका है पश्चिम बंगाल में, तो हो जाएगा आपका 4। महाराष्ट्र के बाद जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। फिर जो है आपका गुजरात, सॉरी उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में है, फिर हो जाएगा 2। फिर जो है गुजरात हो जाएगा आपका 3, 4, फिर 2, फिर जो है 1 हो जाएगा आपका। तो ये जो है आपका सही होगा 3, 4, 2, 1। यदि प्रतिशत के आधार पर देखा जाएगा तो गुजरात का जो है नगरीकरण कितना है, तो 42.6% है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का कितना है, तो 33.4% है नगरीकरण। पश्चिम बंगाल का जो है आपका 31.9% है और महाराष्ट्र का जो है 45.2% है। महाराष्ट्र का कितना है, 45.2%। लेकिन जो है यहाँ जो ऑप्शन में आपका दिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ प्रतिशत के आधार पर देखा जाएगा तो कोई भी जो है ऑप्शन सही नहीं होगा। 3, 4, 2, 1 जो है आपका केवल संख्या के आधार पर होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। यदि कुल नगरीय जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा और प्रतिशत के आधार पर जो है यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि टी.के. ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है, किस आधार पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के आधार पर। पद्म भूषण से सम्मानित समाजशास्त्री हैं टी.के. ओमन ने नगरीय परिवारों को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने जो है कई प्रतिमानों को आधार बनाया, जो कि आपका पहला है आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर। ये जो है सही है आपका सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थिति के आधार पर। तो यहाँ जो है आपका तीनों ही सही है, तो डी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31.2% है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.1 एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.9% है। तो यदि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाएगा तो हो जाएगा 68.9 और नगरीय जनसंख्या कितना है, तो 31.1 है, जो कि ऑप्शन में आपका 31.2 दिया गया, तो नियर अबाउट जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा 17.31%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। कितना है, तो 17.5% है। तो यहाँ आपका ये विकल्प सही हो जाएगा, निकटतम जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही है यहाँ। और अगला प्रश्न है आपका, हर वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 जुलाई को। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगोलिया। मंगोलिया में जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, कितना है, तो 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना, तो 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सऊदी अरब में कितना है, तो 16 है जन घनत्व, 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इराक में जो है 89 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इराक में कितना है, तो 89 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अफगानिस्तान में कितना है, तो 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कम जो है मंगोलिया में है आपका 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपका, लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिको में। लोक नगरीय सातत्य कोई विचार को जो है अमेरिकी सांस्कृतिक मानवविज्ञानी रॉबर्ट रेडफील्ड ने विकसित किया था। इसके लिए उन्होंने मैक्सिको के मेरिडा, यूकेटन तथा ग्रामीण माया समुदायों का अध्ययन किया था। तो ये ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका, रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा यहाँ, बृहद परंपरा के। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को बृहद परंपरा यानी कि ग्रेट ट्रेडिशन के विकास से विशेषीकृत किया जाता है। उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक शहरों के विचार प्रस्तुत किए थे। और अगला है आपका, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह लगभग कई परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जन्म नियंत्रण। माल्थस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1798 ईस्वी में प्रकाशित लेख प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में एक ओर जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसांख्यिकी परिवर्तनों तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया था। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु विवाह स्थगित करने को प्रमुख निवारक माना। हालांकि अपने प्रारंभिक लेख में माल्थस ने यह नहीं माना कि निवारक निरोध जैसे कि विवाह में देरी, नैतिक संयम आदि मानव की जनन दर को इतना घटा देंगे कि सकारात्मक नियंत्रण निरंतर काम नहीं करेंगे। परंतु माल्थस ने अपनी पुस्तक के 1817 ईस्वी के संस्करण में विवाह में देरी करके, विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करके तथा विवाह के पश्चात भी अधिकाधिक आत्मनियंत्रण रखकर अर्थात जन्म दर को कम करने के निरोधक उपायों द्वारा जन्म दर को किसी सीमा तक कम करने की संभावना को स्वीकार किया था। तो यहाँ आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका जनसंख्या एवं नगरीकरण से आरओ प्री और मेंस में पूछे गए सभी प्रश्न। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।